हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो जिसका वेट था नाबार्ड ग्रेड ए फेज 1, ये हो चुका है। 18 सितंबर को ये एग्जाम हो चुका है। मेरिट सेक्शन 100 मार्क्स का है। बाकी इस बार डिसीजन मेकिंग ऐड किया था। तो डिसीजन मेकिंग तो ऐसा था कि लोग डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे कि क्या सही है या क्या गलत। तो मेरिट सेक्शन के अलावा डिसीजन मेकिंग भी एक रोल बहुत बड़ा अदा करेगा जब आपकी कट ऑफ आएगी। फिलहाल हम लोग कट ऑफ डिस्कस करने नहीं आए हैं, पेपर एनालिसिस करेंगे शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों का। क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्प्ले करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कई बार मैं क्वेश्चंस गलत बताऊंगा या फिर ऑप्शंस गलत बताऊंगा, फिर आप लोग फालतू में कमेंट करोगे तो क्या मतलब है। हाँ, ये जरूर डिस्कस करूंगा कि जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझे मैसेज किया उनका स्कोर कहाँ तक जा रहा है, मिनिमम कहाँ तक जा रहा है। तो इससे एक बेसिक अंदाजा लग सकता है कि हाँ कट ऑफ क्या रह सकती है और पेपर का टफनेस लेवल क्या था शिफ्ट 1 में शिफ्ट 2 में। देखिए यूपी में तो आपको पता ही है, बारिश काफी ज्यादा खतरनाक हुई 2-3 दिन पहले। तो कल सुबह से लाइट आनी शुरू हो गई थी, ठीक है। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। इंटरनेट जाके रात में सही हुआ। बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। मुझे लगता है हवा के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर दुनिया में कोई है तो वो लाइट है, क्योंकि लाइट के बिना पानी भी नहीं आता है और इंटरनेट भी नहीं चलता है। नाबार्ड ग्रेड ए फेज 1, नाबार्ड ग्रेड ए 2021 फेज 1 एग्जाम था आपका 18 सितंबर को। शिफ्ट 1 देखिए, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर, ये दो सेक्शन काफी ज्यादा टफ आए थे, मैं ऐसा कह सकता हूं। शिफ्ट 1 में जिन्होंने एग्जाम दिया उनको पता है। शिफ्ट 1 का जो मेरिट सेक्शन था वो भी शिफ्ट 2 की अपेक्षा टफ था। यानी कि जो कट ऑफ आएगी वो शिफ्ट 1 वालों की नॉर्मलाइज होके इंक्रीज होगी, या फिर शिफ्ट 1 वालों की इंक्रीज होगी या फिर शिफ्ट 2 वालों की डिक्रीज होगी, ऐसा रहेगा। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने शिफ्ट 1 में दिया उनका कहना था कि वो 55 से लेकर 75 तक इतने मार्क्स को टिक करके आए हैं मेरिट सेक्शन में, सिर्फ अगर उसकी बात करें। लेकिन जो शिफ्ट 2 वाले थे उनका कहना था कि वो 65 से लेके 87 तक इतना टिक करके आए शिफ्ट 2 में। तो अब ऐसा तो नहीं गलत होगा कि मेरे शिफ्ट 1 के वाले सारे जो फ्रेंड्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, ऐसा नहीं होगा। पढ़ा तो उन्होंने भी होगा और पढ़ा इन लोगों ने भी होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो शिफ्ट 2 था उसका GA ESI ARD अपेक्षाकृत ईजी था शिफ्ट 1 के। हाँ, लेकिन जो DM था डिसीजन मेकिंग, ये 10 क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में ऐसे थे कि कोई डिसीजन आपको लेने ही नहीं दे रहे थे। सब ने गेस वर्क पे ही टिक किया है, सारे स्टूडेंट ने यही कहा है। मुझसे किसी ने भी नहीं कहा है कॉन्फिडेंट होके कि सर मैंने एक क्वेश्चन भी मतलब मुझे आता था मैंने सही टिक किया। सब ने कहा सर वो तो बस गेस वर्क पे था। मुझे नहीं पता ये कैसा रोल प्ले करेगा, क्योंकि पहली बार ऐड कर रहे हैं। हालांकि रीजनिंग शिफ्ट 2 में टफ था, लेकिन फिर भी रीजनिंग लोग निकाल ही लेते हैं। मुझे पता है बैंकिंग सेक्टर के हैं आप लोग, तो रीजनिंग तो लोग निकाल ही लेते हैं। बात करते हैं मेरिट सेक्शन की। मैं कहने को तो ये भी कह दूं कि सारा पढ़ाया हुआ आया या कुछ भी आया, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि एबव देन 85% ढंग से पढ़ाया हुआ आया, यानी कि अच्छे से पढ़ाया था। लेकिन कुछ बेवकूफ़ी भरे सवाल थे जनरल अवेयरनेस में। बेवकूफ़ी भरे सवाल क्या थे? कल्पना चावला के स्पेस क्राफ्ट का नाम पूछ लिया था, ठीक है। अब जब मैंने पढ़ाया करंट अफेयर्स में, मैंने पढ़ाया शोभा मंडले सेकंड जो है इंडियन वुमेन है या फिर कुछ भी हैं जो कल्पना चावला के बाद जा रही, तो मैंने शोभा मंडले के यान का नाम बताया लेकिन कल्पना चावला के यान का नाम नहीं बताया। और क्योंकि इतना कौन मैं पढ़ाता है, कोई नहीं पढ़ाएगा। चलो खैर, ये तो लगा भी नहीं पाता अगर पढ़ा दिया होता। अब दुबई का स्विंग 250 मीटर है, चलो मैंने पढ़ाया इसको, लेकिन ये उन्हीं को याद रह सकता था जिन्होंने डेली करंट अफेयर्स के थ्रू कवर किया हुआ। क्यों? मंथली में भी पढ़ाया गया, चलो PDF में मंथली में दिया गया है, लेकिन डेली में क्या है, फ्रांस वाले से इसका कंपैरिजन भी किया गया कि फ्रांस वाले की हाइट इतनी है उससे इतनी है। तो जब आपकी एक स्टोरी बन जाती है तो चीजें याद हो जाती हैं। फिर बैनर्जी थे तबला वादक, और बिचरी को इतना याद रखना टफ ही होता है। एक बुक तो ऐसी पूछ ली थी जो फॉरेन की थी, चलो वो भी ठीक। हाँ, 2 क्वेश्चन और ज्यादा इरिटेटिंग थे। बिल्टेक्स को एक्यूपाई किया कितने रुपए में, ये क्या बेवकूफ़ी भरा सवाल है। फिर गो एयर ने ऑक्यूपाई किया कुछ, वो मतलब कि IPO ला रहा है गो एयर, ये कितने का ला रहा है। तो आप देखो कि कुछ क्वेश्चन तो उन्होंने ऐसे दे दिए थे कि बस कट ऑफ को डिक्रीज करना है इसलिए।
लेकिन जनरल अवेयरनेस की बात करूं मैं तो इसमें 10 से 12 मार्क्स, बहुत कम लोग होंगे जिनके जो है 12 प्लस मार्क्स या फिर बिलो 15 तक गए होंगे। लेकिन ईएसआई तो आपको पता ही है कि लगभग 32 मतलब 30 प्लस मार्क्स आप लोग टिक करके आए हैं, कुछ लोग सेकंड शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में, क्योंकि ईएसआई तो सारा ही पढ़ा हुआ मेरे ख्याल से आया था, 3-4 नंबर का छोड़ दे तो। अब एआरडी स्टैटिक कुछ लोग लेने लगे कि एआरडी स्टैटिक से था। अब यूरिया मैंने नहीं पढ़ाया स्टैटिक इतना, लेकिन यूरिया का कितना परसेंटेज होता है मैंने स्टैटिक में मतलब कितनी बार पढ़ाया मुझे ये भी याद नहीं है कि मैंने कितनी बार पढ़ाया। हाँ, स्टैटिक के कई सारे मैंने मॉड्यूल्स कवर किए थे, जैसे सॉइल वाला आपका था, उसमें से क्वेश्चन आए, एनिमल हस्बेंड्री। अब जैसे फिश का मैंने कवर नहीं किया था क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहता है, और वहाँ पे रिकॉल कैसे होगा ये भी तो आप सोचो ना। स्टोरेज टाइप का दिया था, अरे ये रिकॉल कैसे होगा। तो कभी भी हमें उस चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान जहाँ पे टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो रहा हो और प्रोडक्टिविटी कम हो रही हो। मैंने स्टूडेंट से हमेशा ही कहा, जब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे तो पिछले 1 महीने से मैं यही बोल रहा था, हर जगह पे यही बोला कि लास्ट 3 मंथ का डेली करंट अफेयर्स ये बोला, प्लस पीआईबी जुलाई से ये बोला, और मैंने कहा बजट, इकोनॉमिक सर्वे और सभी स्टैटिक मॉड्यूल, बस इतना ही बोला था मैंने कवर करने के लिए, बस इतना ही बोला था। और जिन स्टूडेंट ने इतना किया है, ढंग से किया है, उनका कहीं भी 75 प्लस वो लोग अटेम्प्ट करके आई हैं। मुझे नहीं पता नंबर कितने आएंगे, लेकिन अटेम्प्ट भी आप तभी करते हैं, याद रखिएगा, जब आपके दिमाग में आंसर बन रहा होता है। ऐसे ही नहीं इतना ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे, वरना इतना ज़्यादा कौन अटेम्प्ट करता है। 55 भी आप टिक कर सकते थे। हाँ, ये बात और है, जिन्होंने एआरडी ईएसआई रेगुलर की वो 45 to 46 वीडियोस देखे थे, उनके भी करीब 10 नंबर बन रहे होंगे। अब जैसे एआरडी स्टैटिक में कुछ लोगों ने बोल दिया कि एआरडी स्टैटिक में पूछा कि 2018-19 के दौरान एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट कितना है एग्रीकल्चर से। तो भाई ये स्टैटिक का पार्ट है, स्टैटिक का पार्ट है ये। चलो ठीक है भाई, आप मानते हो स्टैटिक का है, लेकिन मैंने तो इसको करंट में पढ़ाया और कई बार पढ़ाया है। 28 पॉइंट समथिंग किया कि 24% से बढ़ के इतना हो गया। फिर एक और लार्ज मार्जिनल फार्मर्स वगैरह, ये भी मैंने पढ़ाया है। अब अगर ये स्टैटिक से आप पढ़ सकते हो तो फिर भैया मैंने स्टैटिक में नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने पढ़ाया करंट अफेयर में। चलो ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट जो मतलब कि जिन्होंने एग्जाम दिया था मेरे ख्याल से, वो कभी भी उन्होंने मुझसे नहीं कहा कि सर आप स्टैटिक पे फोकस करो, क्योंकि उनका कहना ये था सर आप अपने हिसाब से ही पढ़ाओ, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स हैं, आप किसके हिसाब से क्या क्या पढ़ाओगे। और मैंने किया भी वही, मैं अपने हिसाब से पढ़ाता रहा, और मैंने बोला भी कि लास्ट 3 मंथ का करंट अफेयर्स, पीआईबी प्लस स्टैटिक और बजट इकोनॉमिक सर्वे के जितने पार्ट हैं आप इतना करके चले जाइए, फेज 1 आराम से निकल जाएगा। और जिन्होंने इसको ब्लाइंडली फॉलो किया, मैसेज आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही कि सिर्फ आपका ही कंटेंट यूज किया था। ये मुझे बहुत रिलैक्स देने वाली बात है। लेकिन अल्टीमेटली फेज 1 ही हमारा एग्जाम नहीं है, फेज 2 हमारा एग्जाम है, फिर इंटरव्यू है। अभी बहुत सारे पड़ाव बाकी हैं। मंडे से हम लोग यानी कल से पूरी तरह से फेज 2 पे फोकस करेंगे। फेज 2 के लिए हमारी ईएसआई एआरडी रेगुलर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। फेज 1 के लिए तो डेली करंट अफेयर जैसी चीजें थी, लेकिन फेज 2 के लिए ईएसआई एआरडी रेगुलर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। साथ ही साथ आप डेली करंट अफेयर अभी से देखने लगेगा, जुलाई का मंथली करंट अफेयर्स तो रहेगा ही, लेकिन डेली करंट अफेयर्स अभी से देखिएगा और रिवाइज करते रहिएगा। पीआईबी अभी से देखिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, अगर आपके पास टाइम है तो। अभी तो टाइम है ना, पीआईबी तो देख ही सकते हैं। बाकी जो हमारा ईएसआई एआरडी रेगुलर है, उसमें कितने लेक्चर जाएंगे भाई? 46 हैं लेक्चर्स अभी, और बहुत ज्यादा ऐड कर दिया मैंने तो 80 हो जाएंगे। स्टैटिक में 3 और ऐड करूंगा मैं, डब्ल्यूटीओ को मैं सही करूंगा। देखिए मैं आपसे बोल रहा हूं, मॉक टेस्ट दीजिएगा। मैंने डेली करंट अफेयर्स यानी मंथली करंट अफेयर्स के 16 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए थे। ईएसआई एआरडी सीरीज में 5 मॉक टेस्ट दिए थे। अब कुछ लोग कहेंगे आपने 100 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट नहीं दिए। मेरा हमेशा मोटिव ये रहता है कि आपकी प्रिपरेशन करवाना, मतलब आप रेडी हो सको, इसीलिए मैं मॉक टेस्ट देता हूं। मैं कभी भी मॉक टेस्ट अलग से नहीं देता हूं, मैं जो पढ़ाता हूं उसी से देता हूं, ताकि आप उसी को रिवीजन करके सॉल्व करो। और सॉल्व किया, स्कोर भी अच्छा है, ये अच्छी बात है। कट ऑफ की बात करेंगे शाम को, क्योंकि अभी भी कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे नंबर शेयर नहीं किए हैं या फिर उनके अटेम्प्ट शेयर नहीं किए हैं।
लेकिन याद रखिएगा जो शिफ्ट 1 में थे जो लोग, उन्होंने कम स्कोर किया है शिफ्ट 2 की अपेक्षा, तो उनका स्कोर थोड़ा सा इंक्रीज होगा और सेकंड शिफ्ट वालों का थोड़ा सा डिक्रीज होगा। तो कट ऑफ टेंशन मत लीजिए। जनरल अवेयरनेस, ESI, ARD ये खेल बिगाड़ता है, बनाता नहीं है। आपने देखा होगा पिछले कई सालों से। अब आप सोचिए जब रीजनिंग, मैथ ये सब रहती थी तो कट ऑफ 120 130 से ऊपर नहीं जाती थी, यानी कि कितना परसेंट जाती थी, 70, लगभग 70%, 65%, इससे ऊपर नहीं जाती थी। अब तो आप 100 में से 50 to 55% मान के चलो, क्योंकि GA क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं भाई, ऐसे नहीं हो जाता है। फेज 2 की प्रिपरेशन हम लोग मंडे से स्टार्ट कर देंगे और आई होप कि आप लोग रेडी रहेंगे। अच्छी बात यह है कि किसी भी स्टूडेंट ने ये नहीं बोला मैंने 45 अटेम्प्ट किए या 50 अटेम्प्ट किए। मुझे बहुत खुशी है कि सब ने यही बोला कि 55 प्लस अटेम्प्ट हैं। एक ही दो स्टूडेंट हैं जिनके 55 से 60 के बीच में अटेम्प्ट हैं, वरना सारे के सारे 60 से ऊपर ही जा रहे हैं। ये अच्छी बात है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए और फेज 2 के लिए लग जाइए। पहली बात तो हमें कभी भी प्रिपरेशन ब्रेक नहीं करनी चाहिए अगर एग्जाम निकलना है तो पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। बस इतना ही है कि जिन लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया उनको पता है कि पेपर कैसा आया, और एग्जाम हॉल का सिचुएशन अलग होता है। यहाँ मैं कुछ भी बोलूँ कि बहुत इजी आया था या फिर ऐसा ही आया था, ये सब कहने की बातें हैं। एग्जाम हॉल का पेपर मतलब कि जो एटमॉस्फेयर होता है वो बिल्कुल अलग होता है। वहाँ पे जो आता होता है वो भी नहीं आता होता, ठीक है। 10 क्वेश्चन तो मैं मान के चलता हूँ, 10 नहीं 5 क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में ऐसे थे जो टिक करने वाले नहीं थे, मतलब कि वो ऐसे दिए थे उन्होंने कि भाई बस ये क्वेश्चन दे देने हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। ARD स्टैटिक, रियल में जिन्होंने एग्जाम दिया उनको पता है कि ARD स्टैटिक से मैक्सिमम 10 मार्क्स आए, चाहे फेज 1 हो चाहे फेज 2 हो। इससे ऊपर का एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था। अच्छा, जो आ रहा था उसमें भी जैसे रेड सॉइल किसकी वजह से, वो तो कॉपी पेस्ट हो गया क्वेश्चन। जो मैंने क्वेश्चन आंसर सीरीज में पढ़ाया था आपको, वैसे ही सेम क्वेश्चन पूछ लिया कि रेड सॉइल किस ऑक्साइड की वजह से रेड होता है। खैर ये तो कोइंसिडेंट होता है, कहीं कॉपी पेस्ट नहीं करता है कोई, ठीक है। आप लोग रेडी रहिए फेज 2 के लिए, कल से हम लोग लग जाएंगे। आज शाम को मैं कट ऑफ बता दूंगा, कट ऑफ पे डिपेंड मत रहिएगा। अगर उससे 2 नंबर नीचे भी हैं आपको तो फेज 2 की प्रिपरेशन हमेशा करनी चाहिए, याद रखिएगा। तो आज शाम तक मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स अपना स्कोर जो है डिस्क्लोज कर देंगे, मतलब कि अटेम्प्ट डिस्क्लोज कर देंगे स्कोर क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद कट ऑफ बताएंगे। लेकिन आपका पेपर ठीक था, पेपर इजी था, इजी टू मॉडरेट था, ये मैं कह सकता हूँ। हाँ, सेकंड शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट था, फर्स्ट शिफ्ट में मॉडरेट था। टफ तो नहीं था, ये नहीं कहेंगे, बिल्कुल टफ था, क्योंकि लास्ट 3 मंथ और PIB और ESI ARD इकोनॉमिक सर्वे जिन्होंने किया होगा उनका पेपर निकल रहा होगा, तो टफ कैसे कर देंगे। चलिए मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।